So this is the first chapter, question and answers. Yesterday we have described the theory part and basic reproduction and its type, and then we can say the differences between sexual and asexual and the three types of events, because three types of events are necessary in every reproduction. What are those three types of events? Pre-fertilization event, post and fertilization. So first question is, why is reproduction necessary? बताओ क्यों रिप्रोडक्शन नेसेसरी होगी? कोई भी स्पीशीज है उसकी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये फंडामेंटल फीचर है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, उनके जैसे सिमिलर ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। रिप्रोडक्शन इंश्योर करती है कि सारी स्पीशीज अर्थ पे कंटिन्यू रहे। रिप्रोडक्शन अगर नहीं हुई, द स्पीशीज विल नॉट बी एबल टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे सून गेट एक्सटिंक्ट। रिप्रोडक्शन अगर नहीं हुई तो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी। विच इज अ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड वाई? बताओ सेक्सुअल और एसेक्सुअल में से कौन सा बेटर मोड है और क्यों? सेक्सुअल बेटर मोड है, क्यों? क्योंकि इट अलाउज फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेरिएंट्स, वेरिएशन उसमें ज्यादा होते हैं, जरूरी होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ द डीएनए ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल, क्योंकि उसमें दो डिफरेंट इंडिविजुअल का डीएनए मिक्स होता है। नाउ फीमेल्स गैमेट टू प्रोड्यूस zygote which which are not exactly identical to either of parent, और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बनता है जो दोनों पेरेंट से बिल्कुल अलग है। दिस वेरिएशन अलाउ द इंडिविजुअल टू अडाप्ट टू कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड चैलेंजिंग इन्वायरमेंट, और ये वेरिएशन अलाउ करता है इंडिविजुअल को ताकि वो अडेप्ट हो कॉन्स्टेंटली चेंज इन्वायरमेंट में होता हुआ, वो उससे रहना सीख जाए उसमें। Also, it lead to evolution of better suited organism which ensures greater survival of species, और इससे ऑर्गेनिज्म बहुत आराम से बेटर सूट होके ग्रेट अपना सर्वाइवल बढ़ा देता है कि वो ज़्यादा दिनों तक जिंदा रह सकता है। ऑन द कॉन्ट्रारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बहुत ही कम वेरिएशन होती है या कोई भी वेरिएशन नहीं होती, जिसकी वजह से इंडिविजुअल एग्जैक्ट कॉपीज बनाता है अपने पेरेंट की और अपनी। Why are offspring formed by asexual reproduction refers to as clone? Asexual reproduction को clone क्यों बोलते हैं? जो भी मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल क्लोन होता है। इन द प्रोसेस ऑफ asexual reproduction only one parent is involved and there is no fusion of male and female gamete. As a result, the offspring produced are morphologically and genetically similar to their parents and others are clones. एक ही पेरेंट से बने, डीएनए डबल होके बस अलग हुआ है, इस वजह से क्लोन है, मॉर्फोलॉजिकली भी सेम होंगे और जेनेटिकली भी। ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। ऑफस्प्रिंग जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होते हैं वो ज़्यादा सर्वाइव क्यों कर पाते हैं? वाई? गैमेट्स का फ्यूजन होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दोनों के वेरिएशंस मिल जाते हैं, तो इससे ऐसा ऑर्गेनिज्म बनता है जिसका चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा वेरिएशन है, तो बहुत कठिन सर्कमस्टेंसेस में वो जिंदा रह सकता है। How does progeny formed from asexual reproduction differ from those formed by sexual reproduction? किस तरीके से जो प्रोजेनी है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से में जो बनी है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोजेनी से अलग होगी? दोनों में इनका वो डिफरेंस पूछ रहा है कि उसमें सेक्सुअल में और एसेक्सुअल में कैसा होगा। इसमें तो कैसे जो बच्चा है जो इन्वॉल्व नहीं करता है, जो फ्यूजन होता है, ये इसमें खाली वन पेरेंट्स होता है, उसमें भी वही होगा डिफरेंस सेक्सुअल उसमें टू, और जो इसमें वेरिएशंस हैं वो कम होंगी, बिल्कुल भी नहीं होंगी, डू नॉट शो वेरिएशन, और उसमें शो करेगा वेरिएशंस। Distinguish asexual and sexual reproduction. Why is vegetative reproduction also considered as a type of asexual reproduction? जो सेक्सुअल होता है तो मैम एक स्लो प्रोसेस होता है, और इसमें टू पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसमें वन पेरेंट होता है, वो इसमें और क्या हो सकता है? देखो, पेरेंट्स का है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का है, उसमें तो गैमेट्स बनेंगे ही नहीं है, सेक्सुअल में तो फ्यूजन ही नहीं होगा, इसमें बनेंगे। इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स आइडेंटिकल नहीं होंगे यस मैम, और सेक्सुअल में, और एसेक्सुअल में होंगे आइडेंटिकल।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो प्रोसेस होगी, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन fast फास्ट होगी। प्रोसेस होगी। Vegetative propagation is a process in which new plants are obtained without production of seed or spores. It involves propagation of plants through जैसे ये certain पोटैटो vegetative वगैरह parts. में इनमें होता है ये। सकर्स, Yes, राइजोम, ma'am. पूरा एक एनसीईआरटी डायग्राम है Yes, जो ma'am. कि आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन का बताता है इमेज। एनसीईआरटी वेजिटेटिव इमेज ऑफ एनसीईआरटी 12th बायोलॉजी। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक इम्पॉर्टेंट है चीज। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आपका एनसीईआरटी में खाली इसकी डेफिनेशन पूछी गई है क्वेश्चन में, जब मैंने उसके क्वेश्चन देखे एनसीईआरटी के। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन? Yes, ma'am. तो इसमें डेफिनेशन क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन that occurs in its leaves, root, stem, and this can occur through fragmentation and regeneration of specific vegetative parts of plant. तो किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से, मतलब फ्लावर को छोड़कर बाकी कोई भी एक पार्ट जो है, लीव है, रूट है, स्टेम है, उनसे अगर एक नया पौधा बनता है, कैसे भी लीफ अगर अलग हो जाए पौधे से और मिट्टी पे गिर जाए और एक नया पौधा बन जाए, या फिर किसी की स्टेम में से एक नया ब्रांच निकल जाए और वो ब्रांच कहीं पर टच हो जाए और वहां से एक नया पौधा बन जाए, या फिर किसी की जड़ इस तरह की हो कि वो, जैसे कि जो शकरकंद होती है, जो स्वीट पोटैटो होता है, वो एक मॉडिफाइड रूट है, तो उसमें से बडिंग करके और एक नए जिंजर भी एक क्या है, रूट है। तो फिर उनमें से क्या नए प्लांट बन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो होने वाले। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखो यहाँ पे दिए हुए, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एडवेंटिशियस रूट्स से, यानी ऐसी रूट्स जो कि किसी भी भाग से उग जाती हैं, यानी कि जड़ के पोर्शन से ना उगकर पत्ते से जड़ निकल आए, स्टेम से जड़ निकल आए। ठीक है, तो ऐसी रूट जो कि नेचुरल पोजीशन से नहीं उगेंगी बट कहीं और पोजीशन से रूट्स उगती हैं, उन्हें एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। तो अब कैसे एक पत्ते से कैसे नया प्लांट बन पा रहा है? क्योंकि उस पत्ते में भी क्या आ गई है, जड़ निकलने लग गई। ब्रायोफाइलम वाला लीफ, ब्रायोफाइलम वाले लीफ पे छोटे छोटे से मार्जिन पे ही छोटी छोटी सी लीफ बर्ड्स और छोटे छोटे प्लांट उगने लगते हैं। तो वहां पर एडवेंटिशियस रूट्स उगने की वजह से वो वेजिटेटिव प्रोपोगेट कर पाता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं, स्टेम, रूट, लीव्स, बल्ब, इनके थ्रू नए प्लांट उग रहे हैं। स्टेम के थ्रू रनर्स ग्रो हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड, बड्स आर फॉर्म्ड एट द नोड्स ऑफ रनर्स। न्यू प्लांट्स इमर्ज आउट, रूट्स में से भी नए प्लांट्स निकलते हैं, मॉडिफाइड रूट्स को ट्यूबर्स कहते हैं, जैसे कि पोटैटो है, डेलिया है। लीव्स में से फ्यू प्लांट्स लीव्स में से गिर जाते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ब्रायोफाइलम की। देन बल्ब एक ऐसा प्लांट है जो कि आपका अनियन है, प्याज जो है वो भी एक बल्ब है, क्योंकि बल्ब के फॉर्म का होता है, उसमें बहुत सारे लीव्स क्या होते हैं, बल्ब की तरह रहते हैं। तो these leaves are capable of storing food. Center of bulb, an apical bud that produces leaves and flowers. Shoot are developed from the lateral buds. आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, आर्टिफिशियली कैसे? ऊपर वाले तो नेचुरल है, आर्टिफिशियली कैसे? जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत है, ह्यूमन उसमें हेल्प करेंगे। तो हम कटिंग से करते हैं, जैसे रोज के पौधे लगा देंगे अगर हम चारों तरफ, यहाँ पे कितने सारे हैं स्कूल में, तो कलम से कटिंग से लगाया गया है। तो ऐसे पेड़ या ऐसे पौधे जिनमें कटिंग से रूट पकड़ लेते हैं, जड़ पकड़ लेते हैं, तो उनको कटिंग के थ्रू करा जा सकता है। ग्राफ्टिंग में आम है, आम के पौधों को, या फिर गुआवा, अमरूद के पौधे, इनमें ग्राफ्टिंग चलती है। इसमें एक दूसरे प्लांट की स्टेम को एक दूसरे प्लांट की रूट पे जोड़ा जा सकता है। हाँ, इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों टिश्यूज को, सिंगल प्लांट बन जाता है थोड़ी देर बाद।
लेयरिंग में स्टेम किसी प्लांट की को बेंट करके मिट्टी के पास जोड़ा जाता है और उसमें से फिर जड़ निकल आती है, जैसे जैस्मीन है, मिंट है, अपने आप लेयरिंग से उगते रहते हैं। टिश्यू कल्चर में एक ऐसा मेथड है जिसमें कोई भी प्लांट का टिश्यू अगर हम आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में रखें, टेस्ट ट्यूब में रखें, तो अपने आप ही वो क्या करने लगेगा, ग्रो होने लगेगा, एक पौधा बन जाएगा, उसमें लीफ आ जाएंगी, उसमें स्टेम आ जाएगी। देखो अब यहाँ पे अपना वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्वेश्चन दे रहा है। वेजिटेटिव प्लांट स्ट्रक्चर्स अराइजिंग फ्रॉम स्टेम आर नोन एज राइजोम्स, बल्ब, रनर्स, ट्यूबर्स। इनमें से कौन सा वाला है जो स्टेम से बना है? राइजोम बना है, बल्ब बना है, रनर बना है या ट्यूबर बना है? बताओ किस पे टिक लगाएं? जो स्टेम से बना है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में स्टेम से जो बना है कौन सा है? बताओ किस पे टिक लगाएं? तुम भी बता सकते हो हसीन। क्या होगा? राइजोम होता है, राइजोम से बनता है, क्योंकि जो रनर है वो स्टेम से बना है, जो ट्यूबर है वो रूट से बना है, तो फिर वो जो कि आपका राइजोम है वो स्टेम से बना है, तो राइजोम उसका ऑप्शन है। ठीक है, अब हम फर्स्ट चैप्टर में 3 इवेंट्स जो हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, उनको देखते हैं। ठीक है, 3 इवेंट्स हैं, 3 इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन। किसी भी तरह की रिप्रोडक्शन होगी, खासकर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, तो उसमें 3 इवेंट्स होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले वाले इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 इवेंट्स हैं। ये 3 पॉइंट्स आपको जरूरी याद रखने हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में 2 आते हैं, गैमेटोजेनेसिस आती है और गैमेट ट्रांसफर आता है। मतलब गैमेट बनते हैं, सबसे पहले तो गैमेट बनने चाहिए, फिर उनका ट्रांसफर होना भी जरूरी है। ये 2 मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, मतलब फ्यूजन से पहले वाले इवेंट्स। तो गैमेटोजेनेसिस अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग तरीके से होती है। मेल और फीमेल के बनने को, मेल और फीमेल गैमेट के बनने को ही गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेट्स कैसे सेल्स हैं? हैप्लॉइड सेल्स हैं, मतलब उनमें क्रोमोसोम नंबर आधा है, उनमें मियोसिस होगी, मियोसिस नाम की सेल डिवीजन होगी। ऑर्गेनिज्म जो मोनेरा है, फंगी है, एल्गी है, ब्रायोफाइट्स हैं, ऑलरेडी हैप्लॉइड होते हैं। जब हमने प्लांट का 5 किंगडम पढ़े थे, तो 5 किंगडम में हमने पढ़ा था बैक्टीरिया, फंगी, एल्गे, ब्रायोफाइट्स, ये इनकी मेन गैमेटोफाइटिक बॉडी, इनकी मेन बॉडी होती है। मेल प्लांट बॉडी क्या है इनकी? गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट में ऑलरेडी हैप्लॉइड है, तो ये माइटोसिस करके ही गैमेट्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? माइटोसिस करके ही गैमेट्स बना लेते हैं। और जब इनके 2 गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो पेरेंट बॉडी फिर क्या बन जाती है? प्लांट बॉडी कैसी हो जाती है? डिप्लॉयड हो जाती है। और अगर पेरेंट बॉडी डिप्लॉयड है नेचुरल, अगर जैसे टेरिडोफाइट में और जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म, बड़े वाले पौधों में, बड़े वाले पौधों में मेन प्लांट बॉडी कैसी है? स्पोरोफाइट है। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है जो कि डिप्लॉइड है। तो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी में क्या है? डिप्लॉइड प्लांट बॉडी में मियोसिस होगा। क्या होगा? और मियोसिस के बाद उनमें गैमेट बनेंगे। तो ये डिफरेंस है, एक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी में माइटोसिस से गैमेट बनते हैं, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी में मियोसिस से बनते हैं। जब मेल और फीमेल गैमेट सेम नहीं होता अपीयरेंस में, तो उसे हेट्रोगैमेट बोलेंगे। और अगर मेल और फीमेल गैमेट बिल्कुल सेम हो, डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो, तो उसे होमोगैमेट बोलेंगे। तो गैमेट भी 2 तरीके के हैं, एक हेट्रोगैमेट और एक होमोगैमेट। होमोगैमेट को आइसोगैमेट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट इतना डिफरेंशिएट नहीं हो सकता है, इसीलिए हेट्रोगैमेट्स है। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, सेल डिवीजन जो है गैमेट फॉर्मेशन के दौरान कौन सी होगी? तो मियोसिस हमने पहले ही बता दिया, क्योंकि टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी कैसी है? डिप्लॉइड। तो उसमें कैसी होनी पड़े, क्या होना पड़ेगा? मियोसिस होनी पड़ेगी। और जिन सेल्स में मियोसिस होती है उन्हें क्या कहेंगे? मियोसाइट। यहाँ लिखा है
These cells are called myocytes, Myocytes. जिनमें भी meiosis होगी. At the time of gamete formation, myocytes undergo meiotic divisions. As a result of meiotic division, number of chromosome daughter cells में half हो जाते हैं. तो यहाँ पर डायग्राम भी दे रखा है. ये डायग्राम आपका एनसीईआरटी का ही है. Yes, ma'am. पहला जो है आइसोगैमेट्स है, क्लेडोफोरा एक एल्गी है, क्लेडोफोरा. उसके दोनों गैमेट्स कैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल सेम. तो ये आइसोगैमेट्स कहलाते हैं. दूसरा डायग्राम हेट्रोगैमेट है, फोकस नाम की एल्गे का, जो ब्राउन एल्गे है. तो उसका फीमेल गैमेट कैसा है? मैक्रोगैमेट है, बड़ा साइज का, और छोटा है माइक्रोगैमेट, जो कि इसका मेल गैमेट है. देन थर्ड आपको दिख रहा है हेट्रोगैमेट होमोसैपियंस का. ये यहाँ पे भी बड़ा सा ओवम फीमेल गैमेट है, जो कि स्टेशनरी रहता है, और टेल और हेड कंटेनिंग स्पर्म वाला मेल गैमेट है. टेल और हेड कंटेनिंग स्पर्म जो है मेल गैमेट है. तो दोनों की स्ट्रक्चर कितने अलग हैं? तो हेट्रोगैमेट होता है ह्यूमंस में भी, हेट्रोगैमेट होता है फिकस एल्गे में भी, और होमोगैमेट किसमें होता है? क्लेडोफोरा. तो अगर इस तरह का कंडीशन है जहां पे हेट्रोगैमेट और होमोगैमेट्स है, तो ट्रांसफर करना भी जरूरी है. गैमेट्स का ट्रांसफर कैसे होगा? तो मीडियम चाहिए होगा इनको. क्या होगा? मीडियम चाहिए होगा. तो वाटर जनरली इनका क्या होता है? मीडियम. तो दोनों तरह के जो गैमेटोफाइट है अपने अपने गैमेट्स को वाटर में रिलीज कर देते हैं, और फिर वो थ्रू वाटर दोनों एक दूसरे के पास आके फ्यूज हो जाते हैं. In some algae, fungi, both male and female gametes are motile. In majority of organisms, male gametes are motile while the female gametes are stationary. After gamete formation, male and female gametes should come in physical association so that they can be fused with each other. तो फ्यूजन जब होता है तो वो बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं एंड देन फ्यूज हो जाते हैं. इन एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट, वाटर एक्ट एज अ मीडियम. इन सब में क्या चीज होती है? वाटर मीडियम की तरह काम करता है. गैमेट ट्रांसफर के लिए क्या चाहिए? मीडियम. और मतलब इसका चांसेस बढ़ाने के लिए या लॉस, गैमेट इधर उधर ना हो जाए, गैमेट का लॉस ना हो जाए, इसलिए मेल गैमेट का नंबर क्या रहता है? बहुत ज्यादा, 1000 टाइम ज्यादा होता है फीमेल गैमेट से. फीमेल गैमेट अगर 100 बने तो उसके 1000 गुना ज्यादा मेल गैमेट्स बनते हैं, तब जाके नए पौधे, नए प्लांट बनते हैं. फ्लावरिंग प्लेन्स, pollen grains carries मेल गैमेट. और फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या है? pollen grains मेल गैमेट. pollen grains के अंदर क्या होते हैं? मेल गैमेट होते हैं. when anther burst, जब एंथर टूटता है तो उससे बहुत सारे pollen grain रिलीज होते हैं, और pollen grain एजेंट्स के थ्रू, विंड एजेंट कहलाता है, वाटर एजेंट, इंसेक्ट्स भी एजेंट है, तो इनके थ्रू वो फिर दूसरे फ्लावर के पिस्टल पे जाते हैं. तो इसको पॉलिनेशन कहते हैं. इनमें ट्रांसफर को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहलाता है. और रीचिंग जब स्टिग्मा पे पहुंचते हैं तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर देता है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना देता है, जिसके थ्रू मेल गैमेट अंदर आता है, तो पॉलन ट्यूब बनती है. इसमें मेल गैमेट होता है जो डाउनवर्ड जा रहा होता है. ठीक है. ऑन रीचिंग द ओव्यूल, पॉलन ट्यूब एंटर्स इनटू इट. ओव्यूल के अंदर पहुंचने में पॉलन ट्यूब उसके अंदर आ जाती है एंड रिलीज मेल गैमेट नियर द एग. एग के पास मेल गैमेट रिलीज कर देती है. फर्टिलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सिंगैमी. इसको सिंगैमी भी कहते हैं. तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट आया, फिर फर्टिलाइजेशन इवेंट है, फिर लास्ट में क्या आएगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. 3 इवेंट है. तो फर्टिलाइजेशन को सिंगैमी बोल दिया, एंड उसके बाद ही जाइगोट बन जाता है. क्या बन जाता है? जाइगोट. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दो तरह की फर्टिलाइजेशन हो सकती है. एक्सटर्नल जब वाटर में हो रही है, जैसे कि बोनी फिशेज, एम्फीबियंस, इन सब में होती है, गैमेट फ्यूजन होता है. एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन फंगी में होती है, हायर एनिमल्स में होती है, जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ही फ्यूजन होता है. देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जाइगोट बनता है और उसके बाद एम्ब्रियो बनता है. जाइगोट डिप्लॉइड सेल है, जो पहला सेल होता है फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाला, फर्स्ट सेल. और उसके अंदर जब माइटोसिस होती रहती है तो एक गुच्छा बन जाता है सेल का, बहुत सारे सेल्स जाइगोट से बन जाते हैं, तो वो एक स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो. उसको क्या कहते हैं? तो एम्ब्रियोजेनेसिस और जाइगोट, ये जाइगोट बनना और एम्ब्रियोजेनेसिस, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आते हैं. किसमें आते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में. तो लाइफ साइकिल के ऊपर, ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल किस तरीके की है, एनवायरनमेंट कैसा है उसका, उसके बेसिस पे जाइगोट की डेवलपमेंट होती है. और एल्गे में बचने के लिए जाइगोट तुरंत एम्ब्रियो में नहीं बदलता. जाइगोट के ऊपर एक बड़ी सी मोटी सी वॉल आ जाती है, और जिसकी वजह से, मोटी वॉल की वजह से, सेल वॉल जैसी टाइप में, जाइगोट तो
एल्गे तो वैसे भी लोअर प्लांट है, तो वो अपने जाइगोट के ऊपर एक बड़ा सा थिक कवरिंग बना लेती है जिससे वो सूखे ना और डैमेज से बच जाए, और इस स्ट्रक्चर को जाइगोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट का स्पोर, जाइगोस्पोर। ठीक है। एल्गे के नेचुरल गैमेट्स तो जूस्पोर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो नेचुरल गैमेट है, वो माइटोसिस से बने हैं। पर जाइगोस्पोर अलग है। जाइगोस्पोर किसका स्पोर है? जाइगोट जो कि किस में बदल गया है? स्पोर में बदल गया है, वो जाइगोस्पोर है। ये क्वेश्चन आता है हमेशा बोर्ड में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जाइगोस्पोर एंड जूस्पोर। ठीक है, तो यही डिफरेंस है। जूस्पोर इज नेचुरल स्पोर, नेचुरल फ्लैजिलेटेड स्पोर ऑफ एल्गी, बट जाइगोस्पोर इज अ मॉडिफाइड जाइगोट टू प्रिवेंट द डेसिकेशन। ठीक है। अब एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या दिया है? प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस को क्या कहेंगे? एम्ब्रियोजेनेसिस। इसमें तीन चीजें हैं। सेल डिवीजन, पहले तो बहुत सारे सेल डिवीजन होंगे जिससे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएं। देन सेल एनलार्जमेंट होगी, ग्रोथ ऑफ इंक्रीज इन मास होगा, वॉल्यूम ऑफ लिविंग ऑर्गेन, मतलब जो भी सेल्स बने हैं उनका वो लंबे लंबे हो जाएंगे, उनके अंदर साइज की ग्रोथ हो जाएगी एंड उनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा जिससे लिविंग मैटर बढ़ जाएगा। देन तीसरा जो स्टेप होता है एम्ब्रियो बनने में, सेल डिफरेंशिएट होने लगेंगे, मतलब कोई स्किन बनने लगेगी, कोई मसल्स बनने लगेंगी, कोई अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनने लगेंगे। तो डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस रोल प्ले करने वाले सेल्स बन जाना। डिफरेंशिएशन मींस टू टेक डिफरेंट फंक्शंस, डिस्टिंक्ट फंक्शंस। जैसे हमारे अंदर डिफरेंशिएशन है, स्किन हमें आउटर कवरिंग है, फिर अंदर हमारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं, एडिपोज टिश्यू, ब्लड है जो इनमें वेन्स में बह रहा है, फिर और अंदर हमारी मसल्स आ जाती हैं हड्डियों के ऊपर, हड्डियों के ऊपर मसल्स लगी हुई हैं, फिर और अंदर हमारे क्या होते हैं, उसके अंदर नर्वस टिश्यूज भी होते हैं, मसल्स में भी नर्वस टिश्यूज जाते हैं और हड्डियों तक भी नर्वस टिश्यूज, क्योंकि वो हमारे ब्रेन से ही मैसेज लेते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग टिश्यूज की अलग अलग फंक्शंस के लिए स्ट्रक्चर बदल जाने को कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो बेबी में भी तो बनेगा, ये एम्ब्रियो में भी ऐसा ही चेंज होता है, तो इसको बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। तो एम्ब्रियोजेनेसिस एनिमल्स में क्या होती है, कैसे उनकी डेवलपमेंट हो रही है उसके बेसिस पे अलग होगी। ओवीपेरस ऑर्गेनिज्म अंडे के अंदर तब्दील होंगे और विविपेरस एनिमल्स बच्चे के अंदर बदलेंगे। ठीक है। तो अंडे देने वाले ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ओवीपेरस है, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, जिनमें एक थोड़ा सा अंडे को इंक्यूबेट भी करना पड़ता है। जो माँ होती है वो या जो नर होता है वो, और या मादा जो भी है, वो बारी बारी से अपने अंडे को क्या करते हैं, सेते हैं, उनको क्या करते हैं, गर्माहट देते हैं, जिससे कि बच्चा अंदर आराम से डेवलप होता रहे और फिर पर्टिकुलर टाइम के बाद वो अंडे के खोल को तोड़कर बाहर आ सके, हैच आउट कर सके। विविपेरस ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जिनमें अंदर ही फीमेल के अंदर ही डेवलपमेंट हो रहा होता है बच्चे का, तो वो विविपेरस होते हैं। वो पूरा उसको 9 महीने तक या जितना पीरियड है उसका डेवलपमेंट का, उतने वक्त तक वो अंदर ही डेवलप होता है, माँ के शरीर से ही पोषण लेता है और फीमेल ऑर्गेनिज्म से ही, और फिर बाद में वो अपना पीरियड कंप्लीट करके एम्ब्रियोनिक केयर से बाहर आ जाता है, डिलीवरी हो जाती है। तो ये विविपेरस ऑर्गेनिज्म। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, प्लांट में कैसी होती है, प्लांट में जो बीज बनते हैं, जिस भी प्लांट में बीज बनते हैं वो उनकी एम्ब्रियोजेनेसिस है। तो उसमें जाइगोट जो बना है, एग और जो पॉलन ग्रेन के जो मेल गैमेट बना है, फ्यूजन होके जो जाइगोट बना है वो ओव्यूल के अंदर होता है। तो ओव्यूल धीरे धीरे किस में बदल जाता है, सीड में बदल जाता है, और सीड किसके अंदर होता है, फ्रूट के अंदर। तो ओवरी किस में बदल जाती है, फ्रूट में बदल जाती है। उसकी मोटी सी वॉल जो है रसीली हो जाती है, जिसे पेरिकार्प बोलते हैं, उसके अंदर खूब रस होता है, खूब पल्प होता है, वही फ्रूट हम खाते हैं, हम बीज नहीं खाते हैं। ठीक है। बीज को नया पौधा उगाने के लिए उसके अंदर उसका एम्ब्रियो होता है बीज के अंदर। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स कुछ दिखा रखा है। ठीक है। एस और पी दिखा रखा है। एस उसका ओव्यूल है यानी सीड है, पी उसका क्या है, पेरिकार्प है, प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो ये आपका एम्ब्रियोजेनेसिस हो गया, ये आपके 3 इवेंट्स हो गए। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने ये समझा है कि रिप्रोडक्शन के वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के टाइप्स और 3 स्टेप्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो क्लियर हो गया हसीन, तुमको क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। तो मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी,
जिसको जिसको भी तुम्हें देखना है, मैंने वो लिंक भी शेयर किया था मैम और वो पीपीटी की वीडियो थी, और ये थोड़ी सी ऑनलाइन मैटर से हमने एक्सप्लेनेशन समझी है उसकी। ठीक है, तो फर्स्ट ओके चैप्टर को आप करना शुरू कर दो, फर्स्ट चैप्टर के नोट्स बनाना शुरू कर दो, फिर हम सेकंड चैप्टर बाद में शुरू करेंगे। ओके मैम। एंड कर रही हूँ।